हेलो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता था कि हम जो 6 से लेके 12th तक एनसीईआरटी कोर्स करने वाले हैं, जिसमें आज ये पहला क्लास है। तो क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा, पूरी डेडिकेशन के साथ क्लास कीजिएगा, बिकॉज ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक बार क्लास देखिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ, आपको कैसा लगा क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, बिकॉज हम लोग फालतू की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी की बातें करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा क्लास 6 है, क्लास 6 उसका सबसे पहला जो चैप्टर है, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि बच्चों को इंफॉर्मेशन देता है कि सबसे पहले कब, कहाँ और कैसे, ठीक है ना। सेकेंड नंबर जो चैप्टर है, सबसे पहले हम चैप्टर्स को जान लेते हैं, ठीक है ना। कैसे पढ़ना है ये भी आप लोगों को बताएंगे। सेकेंड नंबर जो चैप्टर है वो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि पहला में ये बताता है कि कब, कहाँ और कैसे, और सेकेंड नंबर में ये बताता है कि आखेट यानी कि खाद्य संग्रह, जो खाद्य संग्राहक थे वहां से लेके और भोजन उत्पादन तक। यानी कि वो लोग क्या करते थे, खेती वेती नहीं करते थे, जाते थे, शिकार करते थे और लेके आते थे, खाते थे और उसी को थोड़ा सा कल के लिए बचा के रख लेते थे, ठीक है ना। वही आखेट मतलब जानते, शिकारी होता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, खाद्य संग्रह यानी कि भोजन को संग्रहण करना, ठीक है ना। से उत्पादन तक, यहाँ से ये लोग कृषि तक कैसे पहुंचे उसमें हम जानेंगे सेकेंड नंबर चैप्टर में। थर्ड नंबर जो चैप्टर है, वो थर्ड नंबर चैप्टर कहता है कि आरंभिक नगर। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हम जान ले कि कब, कहाँ और कैसे, यानी कि कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये जान लेंगे। सेकेंड में हम जानेंगे कि जो पहले मतलब यहाँ पे कब, कहाँ और कैसे में खाद्य संग्राहक लोग थे, खाद्य संग्रह करते थे, वो कृषि उत्पादन तक कैसे पहुंचे। और थर्ड नंबर में ये बोला कि अगर वो कृषि उत्पादन तक पहुंच गए तो उनकी आरंभिक नगर कैसे बनी, ठीक है ना। यानी कि जो नगर है स्टार्टिंग में, वो नगर कैसे बनी, ठीक है ना। तो एक एक करके हम जाने उनकी आरंभिक नगर कैसे बनी। उसके बाद जो सेकंड है वो कहता है कि क्या बता दिए हमें किताबें और कब्रें। यानी कि आरंभिक नगर तो हमें पता चल ही गया, आखिर उस आरंभिक नगर के बारे में हम जानकारी कहाँ से लेंगे, तो वो किताब और कब्रों से। क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। कब्र तो आपको पता है, जो मतलब डेथ बॉडी को दफनाया जाता है, ठीक है ना। और जो फोर्थ नंबर चैप्टर है वो कह रहा है कि राज्य, राजा तथा प्राचीन गणराज्य। यानी कि किताब और कब्रों से हम ये जान लेंगे कि पुरानी सभ्यता क्या थी, कैसे लोग रहते थे, ठीक है ना, कहाँ, कब, कहाँ और कैसे मिला। सेकेंड नंबर ये था कि क्या करते हैं हम, कैसे संग्राहक से हम भोजन उत्पादन तक गए। उसके बाद आरंभिक नंबर नगर क्या थी। उसके बाद हम आ गए क्या बताती हमें किताब और कब्रें। उसके बाद राज्य, राजा तथा प्राचीन गणराज्य के बारे में जान लेंगे। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है नए प्रश्न एवं विचार। जब कोई राजा बन गया, प्राचीन गणराज्य हो गया, तो नए नए प्रश्न तो उनके मन में आना मतलब ये जायज सी बात है कि नए नए प्रश्न तो आएंगे ही मन में। अब हम उसके बाद जानेंगे अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। और आप लोग को खुशी की बात बता दूं कि अशोक का जो एक लाइन था, ठीक है ना जी, जो उन्होंने लिखा था कि जो अपने धर्म की प्रशंसा एंड अपने संप्रदाय की प्रशंसा एवं दूसरे संप्रदाय की निंदा करता है, एक्चुअली वो दूसरे की संप्रदाय की निंदा नहीं बल्कि अपने ही धर्म की हानि पहुंचाता है, ठीक है ना। ये लाइन बाय लाइन यूपीएससी ने उठा लिया था, रख दिया था और बोला था कि ये किसके द्वारा, मतलब किस प्रशस्ति में लिखा हुआ, मतलब ये किस राजा के प्रशस्ति में है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो एनसीईआरटी को हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, युद्ध का त्याग कर दिया था, ठीक है। उनके 13वें शिलालेख से हमें पता चलता है कि एक कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध होने के बाद उसमें काफ़ी मात्रा में मतलब वही जन संकट हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो जिसके कारण उन्होंने क्या किया, युद्ध का त्याग ही कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है व्यापारी और तीर्थयात्री। यानी कि बहुत सारे व्यापारी हुए जो आए, बहुत सारे तीर्थयात्री हुए जो आए। उसके बाद बात करते हैं नए साम्राज्य तथा राज्य की इमारतें, चित्र तथा किताबें। यहाँ तक हमारी होती है क्या, 6 क्लास की इतनी चैप्टर की द एंड, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे हम देख लेते। तो सबसे पहले आज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है ना। आज कौन सा चैप्टर हम देखने वाले हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। और अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियोस चाहिए या फिर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको एक साथ दो दो चैप्टर भी कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज हम फर्स्ट ही चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है ना। और कल से अगर आप लोग टाइम देना चाहते हैं कि हाँ हमें टाइम देंगे, हम पढ़ेंगे,
बोलेंगे तो हम आप लोग को जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है उसमें, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने का भी तरीका आप लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक अच्छी जर्नी में, एक लॉन्ग जर्नी में पैर रख रहे हैं, तो आपको पता है कि ऐसे वैसे लिखने से काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि अतीत के बारे में आप क्या जानते हैं। सेकेंड नंबर में है कि लोग कहाँ रहते थे, देश का नाम कैसे पड़ा, यानी कि अपने इंडिया का नाम। अतीत की जानकारी हमें कैसे होती है, अतीत एक है या अनेक है, तिथियों का मतलब क्या होता है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। या हम थोड़ा थोड़ा बताए थे पहले अतीत के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि जो अतीत मतलब क्या हुआ, पीछे का, ठीक है ना। पीछे का जो भी हमारे इतिहास था उसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, उसी के बारे में आज बताएंगे, इसमें बताएंगे। उसके बाद लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ पे रहते थे, पहले किस जगह पे रहते थे, कैसे जगह पे रहते थे, इसके बारे में पढ़ना है इसमें। उसके बाद कह रहा है कि देश का नाम, यानी कि अपने इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा, उसके बारे में जानेंगे। कह रहा अतीत की जानकारी हमें कैसे होगी, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी। उसके बाद कह रहा है कि अतीत एक है या अनेक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, बिकॉज आवर टाइम इज आवर मनी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इस देखिए मैप, जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी की जर्नी में आपका मैप बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्पफुल हो सकता है। यूपीएससी ही सही, बल्कि किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मैप इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैपिंग से किसी भी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको जिसके बारे में इसमें बताया जाएगा उसी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना। आपको देखिए ये काबुल नदी, सुलेमान एवं किरथर पहाड़िया, यहाँ पे देख लीजिए, जो कि अपना इंडिया यहीं से गुजर जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान में है सुलेमान एवं किरथर पहाड़िया। इसको नोट्स भी बना लीजिए कि पाकिस्तान में कौन सा, सुलेमान एवं किरथर पहाड़िया, सुलेमान प्लस, सॉरी गाइज वेट एक सेकेंड प्लीज, सुलेमान तथा किरथर पहाड़िया, कौन से, पाकिस्तान में सुलेमान प्लस किरथर पहाड़िया, ठीक है ना। इस बात को ऐसे नोट्स भी बना लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको समझ में आए, दूसरे को समझ में आए या ना आए। सेकेंड नंबर आपको इसमें जो जानना है वो है झेलम नदी, सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद इसी में आपको पूछेगा कि गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद इसी में आपका पूछेगा कि बिंद पहाड़ियों के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद गारो पहाड़ियों के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए गंगा नदी यहाँ से आ रही है, उसकी सहायक नदी है कि यमुना नदी, ये भी पूछा है, ठीक है ना। चंबल नदी, ठीक है ना, सोन नदी। उसके बाद इधर से कौन कौन सी नदी आके मिलती है, हिमालय पर्वत कहाँ पे है ये, ठीक है ना। और साथ में और भी बताए कब सबसे, ये नर्मदा नदी के बारे में से आपसे पूछेगा कि पहली ऐसी ही 3 नदियां हैं जो कि मतलब कहाँ से, पूर्व से आती हुई पश्चिम में जाके मिलती है, ठीक है ना। बाकी सारी नदियाँ देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग में देखिए कि जितनी नदियाँ है, गोदावरी नदी है जो कि दक्कन से, ठीक है ना। उसके बाद कृष्णा नदी है, उसके बाद तुंगभद्रा नदी है, पेन्नार नदी है, कावेरी नदी है, ये सब कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर गिर रही है, महानदी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए कि ताप्ती नदी, सतपुड़ा नदी, ठीक है ना, और नर्मदा नदी, ताप्ती, सतपुड़ा और नर्मदा नदी, यही 2-3 नदियाँ हैं जो कि इसमें आके गिर रही है, ठीक है ना। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी ये रहा, कृष्णा नदी काफी इंपॉर्टेंट है प्राचीन काल का, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ये कि कह रहा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कैसे नाटक देखते। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे के लिए बता रहा है, ठीक है। अब देखिए लोग कहाँ रहते थे, अतीत के बारे में आप क्या जानते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमारा ये था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड का यानी कि जो पहले क्या होता था पूरी कहानी जानना, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है कि लोग कहाँ रहते थे। देखिए आपको पहले ही बताया, मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाइए, कहाँ बताया था मैंने, यहाँ बीच में नर्मदा नदी निकल रही थी। चलिए एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमें देखने में और ज़्यादा क्या होता है, अच्छा लगता है, ठीक है ना। देखिए ये नर्मदा नदी है, ठीक है ना। कह रहा है कि चित्र में पता लगाइए, तो हमने पता
लगा लिया। देखिए सेकंड आगे कह रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाइए। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों यानी उत्पादों पर संग्रह किया करते थे। वे जानवर का आखेट भी किया करते यानी शिकारी, यानी कि सबसे पहले जो मतलब मानव बस्ती का साक्षात मिला हुआ कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। सेकेंड नंबर, चलिए सेकेंड नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों, देखिए हम आपको बताए थे इधर पाकिस्तान के साइड में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, इस बात को ध्यान रखिए, क्या 8000 वर्ष पूर्व स्त्री एवं पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसल उपजाना आरंभ कर। देखिए यहाँ गेहूं और जौ का नाम लिया है, यहाँ चावल का नाम नहीं लिया है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग का ऐसे आ सकता है मिलान में कि सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों से हमें चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व, इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, कह रहा है जैसी फसलें की उपजाना आरंभ किया, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहा करते थे। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आप लोग के देखिए इस स्लाइड से आपको कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्त्री एवं पुरुष कहाँ पे रहना शुरू किए थे, कहाँ पे, तो वो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ, कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, उसके बाद आपसे मिल सकते हैं क्या, मतलब सबसे पहले क्या थी, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच से। सबसे पहले गेहूं तथा जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी से। लेकिन चावल पूछ दे तो यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए चावल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, चावल के बारे में हम ये जान लेते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों, देखिए गारो हम देखे थे इधर, इधर किधर, इधर इधर गारो खासी जानते हैं आप, बीच में हम विंध्य पर्वत के बारे में देखे थे। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे स्थान, ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ठीक है ना, अगर इसी टाइप से आपसे पूछ ले कि सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों से आपको मिला है चावल का साक्ष्य, और वही बोल दे कि क्या विंध्य पहाड़ी से या फिर गारो पहाड़ी से आपको मिला है क्या, गेहूं एवं जौ के साक्ष्य, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम पढ़ते हैं तो अपना क्या कहते हैं, अपना 100% दे के ही पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, कह रहा है कि मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, देखिए सहायक किसे मतलब एक नदी अगर बड़ी नदी तब जा रही, दूसरी नदी आके मिल जाएगी, यही तो होती है सहायक नदियां। तो कह रहा है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया था क्वेश्चन कि 4700 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे, 4700 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे, और 2500 वर्ष पूर्व, कब, 2500 वर्ष पूर्व यानी कि BC। ठीक है ना, कौन सा, ये सिंधु नदी के किनारे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4700 वर्ष पूर्व क्या था, 4700 वर्ष पूर्व क्या था, ये सिंधु नदी के किनारे थी। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी, 2500 वर्ष पूर्व ये गंगा नदी के किनारे थी। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रख लेना है। ठीक है ना, पढ़ते हैं तो हर चीज के बारे में जानकारी लेना चाहिए। ठीक है, कह रहा है गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, आखिर मगध, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेंस का कि मगध का विस्तार, क्या मगध का विस्तार ये नदी के किनारे ही क्यों हुआ था। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रख लीजिए, इस बात को आप लोग लिखिएगा एक बार जरूर। ठीक है ना, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हाँ टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवाए जिसमें डेली आंसर राइटिंग आप लोगों से किया जाता है, नोट्स एवं PDF भी प्रोवाइड करवाया जाए, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरे को मैसेज करके बता दीजिए कि हाँ आप लोग प्रोवाइड करवाए कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विशाल राज्य स्थापित किया गया था, देश के अन्य हिस्से में ऐसे इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिए, कह रहा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम होती है, फिर भी यात्रा उनके उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, यानी कि मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह जाने का क्या बता रहा है, कारण बता रहा है कि कैसे लोग चले जाते थे एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, अपने देश का नाम, आखिर अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है, देखिए ये इस बात ध्यान रखिए, इंडिया शब्द कहाँ से निकला हुआ है, इंडस से निकले हुआ है। जैसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, अगर यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया शब्द तो इंडस से निकला हुआ है, लेकिन इंडस को हम प्राकृत में कहते हैं सिंधु, गलत हो जाएगा क्योंकि हम संस्कृत को ध्यान से देख ही नहीं रहे।
ठीक है ना। तो इंडस को संस्कृत में ही सिंधु कहा जाता है, ठीक है ना। अपने एटलस में ईरान एवं यूनान का पता लगाइए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के किनारे पूर्व में स्थित भूमि को प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया था, यानी कि पहले किसी देश के लिए नहीं बल्कि उत्तर और पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी कि जो मतलब क्या 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। किसका? यही मतलब भारत के बारे में, जिसमें देश नहीं बताया बल्कि उत्तर पश्चिम में रह रहे लोगों की समूह बताया, ठीक है ना। अब अतीत के बारे में हम कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कही जाती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पांडुलिपि क्या होता है। एक भुर्ज का पत्र होता था, ठीक है ना, एक भुर्ज का पत्र होता था जिसपे हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, ठीक है ना। कहता है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता हाथ से निकला, ठीक है ना। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगाए जाने वाले भूर्ज पत्र के छाल विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था, यानी कि ये किसी भी चीज पर नहीं लिखा जाता था, ठीक है ना। कह रहा है तार पत्र से बनी है कि यही है एक मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट को देख लीजिए, यही एक मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों, सही में इतने वर्षों में कॉपी उपी रखते हैं तो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, लेकिन क्या मैन्युस्क्रिप्ट बचा रहेगा? नहीं ना, उसको नष्ट कर दी। फिर भी ऐसा कोई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। ये प्रायः पांडुलिपियां मंदिर एवं विहारों से उत्पन्न होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां तथा विज्ञान आदि प्रकार की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे? पंडित लोग करते थे, क्षत्रिय लोग करते थे, या फिर आम लोग करते थे, ठीक है ना। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा लेख, देखिए अभिलेख होता क्या है? अभिलेख यानी कि ऐसा लेख जो पत्थर पर कुदेड़ कर, यानी कि क्या करते हैं, उसको उत्कीर्ण करके बनाया जाता था, मतलब लिखा जाता था, ठीक है ना। वही उसी को अभिलेख, एक कठोर सतह पर, किसी भी कठोर सतह पर, ठीक है ना, उत्कीर्ण करवाते थे, लिखवाते नहीं तो उत्कीर्ण करवाते थे, ठीक है ना। उत्कीर्ण मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कि उसको उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। ये देखिए अभिलेख है, कभी भी मिट सकता है, ये नहीं मिट सकता जब तक मिट्टी उट्टी भरेंगे नहीं इसमें, ठीक है ना। कह रहा है 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इस अभिलेख अशोक शासक के नाम के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में अब क्या अध्याय 8 में हम लोग पढ़ेंगे। वही अशोक एक क्या मतलब सम्राट, जो जिन्होंने क्या किया था, युद्ध का त्याग कर दिया था। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तित्व को हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों की अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व को हम कठोर तथा जल्दी नष्ट न हो, मतलब ऐसे तत्व होते थे जो कठोर एवं जल्दी नष्ट ना हो। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें कुछ जानने में मदद मिलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्य दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए के रूप से क्या बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद का बधुआ कपड़ों से अवशेष मिले होंगे, यानी कि अब एक बात, बहुधा कपड़ा कपड़ा कैसे मिल सकता? कपड़ा तो गल गया होगा ना।
बायां एक प्राचीन नगर से प्राप्त एक प्राचीन नगर से प्राप्त क्या था, यही था, ये मृदभांड था, जो कि देखिए रेड कलर से कितना सुंदर से मिट्टी का मृदभांड बना हुआ है। ठीक है ना। कह रहा है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहास प्रायः स्रोत शब्द के रूप में, यानी कि देखिए स्रोत होता क्या है, स्रोत वो होता है जिसका उपयोग हम कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पुरानी इतिहास की जानकारी के लिए, ठीक है ना, जो हमारी पुरानी गुजरी वो क्या थी, कैसी थी, उसी के बारे में जानने के लिए हमें जो पुरानी चीजें मिलती हैं उसको हम लोग स्रोत कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है ना। तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं है। कह रहा है धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं स्रोत से, है ना। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतिरिक्त जानकारी के लिए करते हैं। ठीक है ना। वो लोग स्रोत का ही उपयोग करते हैं। अब अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग इस अतीत को अलग अलग मानते थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजा तथा रानी के जीवन तथा उनके व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन एवं जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों एवं रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान एवं निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार ये अपना इंडिया है, अगर इसे तो यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार है। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। उदाहरण के लिए आज अंडमान एवं निकोबार अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ कर करते हैं, शिकार करके, फल फूल संग्रह करके द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य की आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से अतीत के बारे में भी भेद की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे तरह के भेद है जिसमें हम समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते रहते हैं। यही कारण है कि उन शासकों तथा अनेक उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ हमें जानने को मिलता है, जबकि शिकारी मछुआरे संग्रहों के बारे में नहीं मिला। वो क्या करते थे, अपना उत्खनन करवा के दिखा देते थे हमें, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास होता तब तो हम लिखवाते। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम 6 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो हम लाइन बाय लाइन भी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, और ये एनसीईआरटी का ही है 6 क्लास का। ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा कहीं से भी, मैंने पीडीएफ बना लिया है। ठीक है ना। और खास कर ये बताऊं आपको कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा ना तो इससे अच्छा जरूर प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। लेकिन हाँ एक बात और हम बता दें कि दोस्तों सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज हम अभी नए हैं, तो आप लोग साथ तो दे सकते हैं। और पढ़ाई कैसी लग रही है ये जरूर बताइएगा, क्योंकि पढ़ाई अच्छी लगेगी तभी तो सपोर्ट करोगे आप लोग। ठीक है ना। कह रहा है तिथियों का मतलब, सबसे पहले तिथि के लिए हम क्या करते हैं, एक बीच वाली रेखा बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म के जो भी बाद वाला होता है उस सबको हम एडी कहते हैं, यानी कि एनो डोमिन। ठीक है ना। एनो डोमिन। और ईसा मसीह से पहले का जो भी होता है उसको हम बीसी कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। और हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, और इसको कहते हैं मतलब ईसवी। ठीक है ना। ईसा पूर्व और ईसवी, यानी कि एनो डोमिन और बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट याद रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है ना। अगर कोई तुमसे तिथियों के विषय में पूछे तो तुम शायद उन दिन, तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक, देखिए ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से ही की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2000 वर्ष ईसा मसीह के जन्म से पूर्व सभी तिथियां देखिए ईसवी है ना, ईसा पूर्व से जाना जाता था। ठीक है ना। एक बिंदु मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यही बोल रहा है कि क्या बीसी, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले थी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जो कि कृषि का आरंभ सबसे पहले हुई थी 8000 वर्ष पूर्व। कहाँ पे, कमेंट करके बताना है। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा नदी घाटी का प्रथम नगर यानी कि मगध बड़ा राज्य कौन सा, 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान लगभग कितना, 2000 वर्ष। दोस्तों तो कैसा लगा आप सबको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मतलब उत्साह बढ़े और मैं भी और भी अच्छा करने की कोशिश करूं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद,
जय भारत।